हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। हम हैं आप सभी के टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम सभी को जैसा कि वादा किए थे कि फिजिक्स का अभी पर डे आपको मॉडल सेट हम देंगे, तो आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम फिजिक्स का दूसरा मॉडल सेट जो हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत के बाद तैयार किया गया है। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारा अभी तक मॉडल सेट नंबर 1 और बाकी आप केमिस्ट्री वगैरह का भी मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो आप पहले लिस्ट में जाइए और सभी मॉडल सेट का वहाँ पे पहले लिस्ट बनाया जाइए और अपनी तैयारी को झकास कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है। हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी हैज़। कहने का मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी के साथ के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है किसके पास, वेक्टर क्वांटिटी के साथ। हिंदी वाले भी अपना आराम से यहाँ देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी हमें मिले तो हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम दोनों का लिंक है, वहाँ पे जाइए और जुड़ जाइए। जैसे ही इस पे 1 के व्यू होता है हम आपको जो है इसका पीडीएफ भी अपलोड कर देते हैं, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए ताकि जितना जल्दी इस पर 1 के हो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाए, है कि नहीं। और वैसे भी नहीं भी होगा तो हम आपको पीडीएफ देंगे ही देंगे, लेकिन बस कब, तो 3 दिनों के बाद, ठीक है। चलिए, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। बताना है कि इन चारों में से स्केलर क्वांटिटी कौन है, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसके पास जो होता है वो डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन होने के साथ साथ कहने का मतलब क्या है कि इसके पास ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना। इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम। कहने का मतलब कि दो वेक्टर है, क्या है, दो वेक्टर है, उसका वैल्यू हमको चाहिए क्या, मैक्सिमम चाहिए। तो हमें एंगल जो होगा वो क्या रखना चाहिए। आपको पता है कि जो वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम। अब थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो हमारा जो मतलब कॉस थीटा का वैल्यू होगा वो भी सही आएगा। अब थीटा का मतलब थीटा का वैल्यू हम क्या रखें कि कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, तो थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री रखते हैं। क्या कितना रखते हैं, 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और वही आता है सबसे मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 डिग्री। तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज। कहने का मतलब कि दो वेक्टर है, वो जो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। यानी कि ये वेक्टर का डायरेक्शन मान लो इधर है, ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तब बोल रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आएगा। तो इसका रिजल्टेंट जो आता है ना, वो हमेशा दो वेक्टर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। कितना आता है, 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एच आर। कहने का मतलब जो प्लांक्स कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एच से, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो उसका डायमेंशनल फार्मूला आपको याद रखना है कि उसका होता है ml² t-1, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन ये जो है हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m-1 l³ यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द डायमेंशन m0 l0 t0। यानी कि m0 l0 t0 यानी कि डायमेंशन है या नहीं है, यानी कि कौन डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो बताइए इन चारों में से कौन डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेन, है ना। इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता, यानी कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, क्या बोलता है कि विच फ्रिक्शन फोर्स इज लोवेस्ट। यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए नियम से। क्या क्या कह रहा है कि विच फ्रिक्शनल फोर्स इज लोवेस्ट, यानी कि कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है इन चारों में से जिसका वैल्यू सबसे कम आता है। ऑप्शन ये है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉथ एंड भी, ये सही है ना, फ्रिक्शनल, ठीक है। हाँ, तो बताइए कि इन चारों में से किसका वैल्यू सबसे कम आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम होता है। सबसे कम कहने का मतलब कि स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है।
चलिए 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टॉप द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड इज ड्यू टू, कहने का मतलब कि कोई ट्रेन चल रहा है, उसमें कोई पैसेंजर बैठा है, ट्रेन जैसे रुकता है पैसेंजर आगे की ओर झुक जाता है, ये किसके कारण होता है? तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण चलती हुई ट्रेन में जब रुकती है तब व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्या लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम द इम्पल्स इम्पैक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन, कहने का मतलब क्या है कि कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? फोर्स, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए। तो कह रहा है कि जो इम्पल्स होगा, है ना, जो उस बॉडी का इम्पल्स होगा उसमें जो चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा? तो वो मोमेंटम के चेंज के बराबर होगा, यानी वो मोमेंटम के बराबर होगा, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 10वां का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि फ्रिक्शन फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट, मस्कुलर या फिर नॉन ऑफ दे। तो सिंपल है कि फ्रिक्शन एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मोर देन स्लाइडिंग, इक्वल टू स्लाइडिंग, नन ऑफ दिस। तो सिंपल है कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस देन होता है किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? सो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर, यानी बताना है इन चारों में से वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो वेक्टर क्वांटिटी इसके साथ क्या हो? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, यहाँ पे आ जाता है वेलोसिटी। यही जो है जो हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, यानी 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? सो चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड स्पीड कांस्टेंट, मतलब व्हाट इज से अबाउट दिस एक्सेलरेशन, कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन माने सीधा पाथ में, है ना। तो बोल रहा है कि इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, इसका जो स्पीड है वो क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो बोलता है कि इसके एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या बोलिएगा? तो स्पीड कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है हमेशा जीरो। क्या आता है? जीरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इट इज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड, यानी स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय किससे? टाइम से। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? सो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन, है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। हम आपको बोले थे कि हमारे मॉडल सेट में, हमारे ही नहीं बल्कि आपके फाइनल ईयर में भी जो आपका एग्जाम होगा उसमें से 3 या फिर 4 इसी तरह से न्यूमेरिकल होंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, तो हम उसके लिए एक ही वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं 4 मिनट का, ठीक है। और उसमें बताएंगे आपको 4 कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट से जितना भी न्यूमेरिकल होगा सब बन जाएगा। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी छोड़ते हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं यहाँ पे। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, कहने का मतलब कि जो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है उसमें से क्या होता है? ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, नाइदर मोमेंटम नोर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट और कंजर्व्ड, और ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट। तो जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है, यानी जो पूर्ण रूपेण से इलास्टिक कॉलिजन होता है, उसमें से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। 19 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, है ना। जो एरिया होता है किस ग्राफ में? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होता है उसके ग्राफ में जो हमारा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एरिया जो होता है, कहता है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। कहने का मतलब एक ग्राफ है, किसका ग्राफ है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। उसमें जो ये कर्व देता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होता है, वो कर्व का जो एरिया हमें मिलता है, वो जो एरिया मिलता है, ये एरिया आखिर क्या बताता है? तो ये एरिया जो होता है वो हमारा वर्क डन बताता है। क्या बताता है? वर्क डन, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे भी जान सकते हैं कि एफ बराबर, आपको पता होगा कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो एफ मतलब होता है फोर्स और एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और 2 चीज़ पता है तो तीसरा चीज़ का हमेशा वो वैल्यू देता है, यानी कि देता है किसका वैल्यू? वर्क डन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? सो चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको 2 को पूछेगा और हम 2 बता देंगे, वही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की द रेडियस ऑफ
gyration of a thin rod of mass m and length l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is। कहने का मतलब क्या है कि एक थिन रॉड है, क्या है, एक थिन रॉड मतलब एक पतला छड़ है जिसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है, और वो एक्सिस किस एक्सिस से पास कर रहा है, तो मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ से, यानी कि वो अपने लेंथ से कैसे पास कर रहा है, बीचों बीच यानी मिड पॉइंट से और परपेंडिकुलर पास कर रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो रेडियस ऑफ जायरेशन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा k इक्वल टू l रूट अंडर 12, है ना। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू आई ओमेगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बोले ना दूसरा 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक वो एक ही पूछेगा, तो यही दोनों, नहीं तो नहीं पूछेगा, ठीक है। बोलता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। कहने का मतलब क्या है कि एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल यानी बोल सकते हैं एक गोला है। क्या है, एक गोला। गोला मतलब फुटबॉल देखें आप सभी, हाँ समझ जाइए, एक फुटबॉल है जिसका मास m है और रेडियस r है ना। तो पूछ रहा है कि अबाउट इट्स डायमीटर के दौरान उसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा वो क्या होगा। तो उसका वैल्यू जो आता है रेडियस ऑफ जायरेशन का किसके अबाउट में, तो डायमीटर के अबाउट में। तो उसके डायमीटर के अबाउट में जो रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू आता है वो आ जाएगा आपका k इक्वल टू रूट अंडर 2/3r, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं सो। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है इन प्लेनरी मोशन द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीड्स टू द लॉ ऑफ। कहने का मतलब क्या है कि जो प्लेनरी मोशन होता है, इन प्लेनरी मोशन हम लोग बोलते हैं जो ग्रह का गति होता है ना, तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है वो किस लॉ के अनुसार होता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड्स, या फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो प्लेनरी मोशन का जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है वो लॉ ऑफ एरिया से होता है ना, यानी कि क्षेत्र का नियम। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं सो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज। कहता है कि जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव एंड लार्ज डिस्टेंस ओनली, अट्रैक्टिव एंड स्मॉल डिस्टेंस ओनली, और अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस, और रिपल्सिव एट स्मॉल डिस्टेंस। तो इसका सही होगा अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस कहने का मतलब होता है कि 2 ऑब्जेक्ट को कितनों दूर रखा जाए उसके बीच में हमेशा क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और वो भी कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, यानी कि ये भी इसको खींचना चाहेगा और ये भी इसको खींचना चाहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं सो। चलिए तो इसका सही आंसर सी। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कहने का मतलब जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो सिंपल है, ग्रेविटेशनल का लॉ किसके द्वारा मिला है, न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा, है कि नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रेविटेशन का नियम ही किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डैश फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट, लॉन्ग रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होगा लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है एक ऐसा फोर्स जिसका डिस्टेंस कितना भी बढ़ा दो ऑब्जेक्ट का वो हमेशा काम करेगा, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल है, तो इसको अभी छोड़ते हैं, है कि नहीं। चलिए इसको भी एक छोड़ते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं ये बोल तो बन जाएगा, ये तो सिंपल बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखिए समझिए, 28 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी का वैल्यू पूछ रहा है ना, कहाँ पे, तो अर्थ पे। तो अर्थ पे जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हाँ, बस सिर्फ एक क्वेश्चन को और छोड़े तो 2 1 3 क्वेश्चन छूटेगा। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, जो एवरेज डेंसिटी होता है अर्थ का वो क्या होता है, तो इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ जी, डज नॉट डिपेंड ऑन जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो जो एवरेज डेंसिटी होता है अर्थ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, जी का। जी का यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं सो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अकॉर्डिंग टू हॉक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। कहने का मतलब क्या है कि हॉक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी के अनुसार से कहीं हम लोग स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तब जो रेशियो आएगा किसके किसके बीच, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, वो क्या होगा, तो वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए स्ट्रेस को हम लोग बढ़ाएंगे तब पर भी रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मॉडुलस ऑफ
रेजिडिटी ऑफ अ लिक्विड इज, कहने का मतलब कि जो लिक्विड कोई भी लिक्विड है उसका जो मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट, इन्फिनिटी, जीरो, या फिर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो उसका वैल्यू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी का किसी भी लिक्विड के लिए, तो उसका जो वैल्यू आता है आपका वो होता है जीरो, है ना। कितना होता है वैल्यू, जीरो, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द ओनली इलास्टिक मॉडुलस दैट अप्लाइड टू फ्लूइड इज, कहने का मतलब कि सिर्फ किसी भी कोई फ्लूइड है, क्या है, कोई फ्लूइड है, तो उस पर जो इलास्टिक मॉडुलस लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अंश मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी बोलते हैं, बल्क मॉडुलस या फिर शेयर मॉडुलस बोलते हैं। उसको हम लोग किस मॉडुलस के नाम से जानते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, यानी इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है सरफेस एनर्जी, कहने का मतलब सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन पूछा है। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉडुलस, नहीं। द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन सरफेस पार्टिकल्स, नहीं। द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इनसाइड द ब्रेकर, नहीं। द एक्स्ट्रा एनर्जी, हाँ एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, जो सरफेस एनर्जी होता है एक तरह का क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी, दैट द मॉडुलस एट द सरफेस हैव रिलेटिव टू द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बस 5 क्वेश्चन बचा हुआ है कि द सरफेस ऑफ वाटर इज क्या बोल रहा है, कॉन्टैक्ट विथ ग्लास वॉल इज, कहने का मतलब जो सरफेस ऑफ वाटर होता है ना, वो कहीं कॉन्टैक्ट में आता है, किसके कॉन्टैक्ट में, वॉल, ग्लास वॉल के कॉन्टैक्ट में। कहने का मतलब कि कोई ग्लास है, ग्लास मतलब एक तरह से समझ सकते हैं शीशा या फिर कांच, है ना, कोई कांच है या फिर ग्लास है, इसके कॉन्टैक्ट में जब आता है क्या, सरफेस ऑफ वाटर, तो सरफेस जो वाटर होता है वो कैसा होता है, जब इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो प्लेन होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, फिर बी और सी दोनों होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉनकेव होता है। कैसा हो जाता है, कॉनकेव, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट एसेलरेशन, तो एसेलरेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी का वैल्यू है, भी मतलब नहीं होता है, एसेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, तो ये से कहाँ से शुरू है, भी ये भी नहीं होगा, हाँ ये होगा, ये बराबर भी माइनस यू बाई टी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। एसेलरेशन का फॉर्मूला ही ना होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज, व्हाट इज इट्स एसेलरेशन, कहने का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, है ना, और बोल रहा है इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एसेलरेशन क्या होगा। अब देखिए वेलोसिटी जब भी इंक्रीज करता है और ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में होता है तब उसका वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा, एसेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि एसेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे तो हमेशा वैल्यू बढ़ता जाएगा ना, और बढ़ता जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोलता है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूनिफॉर्म एसेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एसेलरेशन के बारे में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि यूनिफॉर्म एसेलरेशन का पूछ रहा है एक तरह से डेफिनेशन, तो बोलता है कि वेलोसिटी चेंज बाय कांस्टेंट परसेंटेज इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल, तो नहीं ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी चेंज बाय कांस्टेंट अमाउंट इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल, नहीं ये भी नहीं होता है। वेलोसिटी चेंज बाय कांस्टेंट रेट इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल, हाँ ये सही होता है। देखिए क्या बोल रहा है कि जो यूनिफॉर्म एसेलरेशन होता है इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी जो है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एसेलरेशन। और वही तो यहाँ पे लिखा है कि वेलोसिटी चेंज बाय कांस्टेंट रेट, यानी एक फिक्स समय के अंतराल के बाद ईच इक्वल टाइम में क्या होता है, एक चेंज करता है। जैसे यहाँ से यहाँ गया तो 5 मीटर पर सेकंड, उससे आगे गया तो 10 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 20 मीटर पर सेकंड, तो उसी को ना बोलते हैं यूनिफॉर्म एसेलरेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि फॉर एन आइडियल कंडक्टर द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, कोई आइडियल कंडक्टर है तो उसके लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो उसका सही आंसर होगा इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी वैल्यू देता है। ठीक है, कहीं वो आइडियल कंडक्टर है तब। और यहाँ पे मान लेते हैं बेड आइडियल कंडक्टर है, कहने का मतलब फॉर अन आइडियल बेड कंडक्टर, यानी कि बेड आइडियल कंडक्टर है तो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तब थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, कब, जब जो हमारा कंडक्टर होगा वो कैसा होगा, बेड कंडक्टर, है ना, बेड आइडियल कंडक्टर होगा। तो पूछ रहा है कि बताइए कि थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है 0। ठीक है, आपको मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पे जरूर जुड़ जाइए। ठीक है।